अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं और स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो शाहिद साहब से डिस्कस करनी है। शुरुआत करते हैं जिम्बाब्वे का जो हमारा टूर है उससे, और इसमें हम बहुत सारे नए लड़कों को भी ट्राई कर रहे हैं और जिम्बाब्वे मशहूर है कि वो अपसेट कर सकता है और हमें लिमिटेड ओवर्स में काफ़ी परेशान कर भी चुका है। शाहिद साहब, पैकेज आपने देखा और इससे बड़ा क्लियरली पता चलता है कि वो तो ये सलाहियत रखते हैं और हम T20 2023 से अब तक बहुत ख़राब खेल रहे हैं, उस पर हम इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं। ऑब्वियसली हम ही ये कहते रहे हैं हमेशा कि जब किसी कमज़ोर अपोजिशन के ख़िलाफ़ खेलें तो आपके स्टार प्लेयर्स नहीं होने चाहिए, आपको यंग टैलेंट को ट्राई करना है, बेंच स्ट्रेंथ को बढ़ाना है। तो अब एक जगह थोड़ी सी ट्रिकी हो गई है पाकिस्तान के लिए। देखना होगा अब कि क्या पाकिस्तान करता है। और वनडे में तो ऑलमोस्ट तकरीबन वही प्लेयर हैं जो हमारे उसमें खेले थे अभी ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ में, माइनस बाबर आजम और वो फास्ट बॉलिंग अटैक। लेकिन एक मौका मिलेगा अब्दुल्ला शफीक को, साइम अयूब को कि अपनी वनडे में कारकर्दगी को मज़ीद बेहतर करवाएं। रिजवान भी होंगे उधर। कामरान गुलाम को ऑस्ट्रेलिया में एक मैच मिला तो कमिंस की गेंद पे आउट हुई, यहाँ थोड़ी लो बाउंस होगी, इतनी बाउंस नहीं होगी। बॉलर्स भी इतने मुल्तान से करीब होगा। हाँ, बॉलर्स भी इतने ऐसे हम नहीं है जैसे पैट कमिंस टाइम या मिचेल स्टार्क टाइप। तो कामरान गुलाम को भी अगर चांस मिले तो वो भी रन। लेकिन मुझे असल तशवीश T20 में है। जी T20 में 1.5 साल है, वर्ल्ड कप में तो आप कुछ नए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं। उमैर बिन यूसुफ है और बहुत सारे प्लेयर होंगे जिनको ट्राई करेगा पाकिस्तान, इसलिए कि बाबर और रिजवान दोनों नहीं होंगे T20 जिम्बाब्वे लेग में। तो पाकिस्तान को नए प्लेयर चांस आजमाने का चांस मिला है, तो इसमें हारेगा भी पाकिस्तान तो उसको हार को अगर हम एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि नए प्लेयर हम आजमा रहे हैं और हम अगर T20 वर्ल्ड कप के लिए कुछ कॉम्बिनेशन बनाना चाह रहे हैं तो फिर यही वक्त है, आगे फिर इतना वक्त नहीं रहेगा। बात यहाँ पे जो आ रही है ना, वो आ रही है सलमान अली आगा की। कि सलमान अली आगा की वैसे भी T20 में कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं थी, बट सिलेक्शन कमेटी ने एक रिस्क लिया कि अक्रॉस ऑल फॉर्मेट हम एक नायब कप्तान ऐसा बना रहे हैं जो कि आगे फ्यूचर के लिए काम कर सके। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में बुरी तरह नाकाम हुए। देखना पड़ेगा अब ये कि आपको वो उसने टेस्ट में और वनडे में तो अच्छी परफॉर्मेंस दी है। टेस्ट और वनडे काफ़ी क्लोज फॉर्मेट समझे जाते हैं, होते भी हैं। T20 ज़रा डिफरेंट है, अभी उसका बिल्कुल नया है। लेकिन अब मत भूलें PSL 9 में वो इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेला और टॉप 3 में था, वो रन गेटर्स में से 300 प्लस मेरा ख्याल है उसके रन्स थे। तो इतना बुरा प्लेयर नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की विकेटों पे एडजस्ट करने में वो नाकाम रहा। देखा हमने जो 2 मैचों में आउट हुए तो उनके बल्ले के बिल्कुल ऊपरी हिस्से पे गेंद लगी थी। जब आप पुल करने जाते हैं तो आपका बल्ले के निचले वाले हिस्से में लगे तो ज़्यादा शॉट अच्छा जाता है। वो बिल्कुल मिडिल वाले हिस्से में लगी, खड़ी हो गई, तो वो इतनी अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा सके। T20 में भी उनसे इतनी अच्छी कारकर्दगी नहीं हुई। लेकिन लेट्स सी, थोड़े मैचों में चांस मिलेगा। तो प्लेयर अच्छा है, उसको गेम अवेयरनेस है, उसको समझ है क्रिकेट की, तो अल्लाह करेगा वो आगे भी कामयाब बॉल में कामयाब। अच्छा, यहाँ एक और बड़ा चैलेंज जो है वो आकिब जावेद के लिए। आकिब जावेद एज वी ऑल नो एंड एज 90s किड, हमने तो बड़ा उनकी क्रिकेट को एंजॉय किया है। फिर उसके बाद वो जब कोचिंग में आए 2004 में, उनकी कोचिंग में अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता, 2009 की कोचिंग पैनल में रहे। फिर उनका जो कमाल का टाइम रहा विद लाहौर कलंदर्स, ग्राउंड वर्क उन्होंने किया, शुरू में नाकामी मिली, फिर बैक टू बैक सीजन जिताए। तो एज कोच उनको कैसा देखते हैं आप? कुछ भी नहीं था और फिर सब कुछ मिल गया कि 4 एडिशंस में लाहौर कलंदर के बिल्कुल लो टीम रही, आखिरी टीम रही। क्रिटिसिज्म भी उसने बर्दाश्त किया, लाहौर कलंदर ने भी क्रिटिसिज्म बर्दाश्त किया। वो एक डिफरेंट कप्तान लेके आए थे जो T20 में अच्छा था, सोहेल। उसके अलावा उन्होंने बहुत सारी चीज़ें नई करके दी, लेकिन उनका जो डेवलपमेंट प्रोग्राम था और आखिर की जो नज़र थी टैलेंट स्पॉट करने की, वो बड़ी ज़बरदस्त थी। तो अब वो उसको हेड कोच बनाया है, ऑल्दो कि वो शुरू में रिलक्टेंट थे कि मैं डेवलपमेंट प्रोग्राम में जाना चाहता हूं, जो अब आज अजहर अली को दिया है। तो डेवलपमेंट प्रोग्राम से अब एकदम से हेड कोच बना दिया। अब हेड कोच में अगर तो रिजल्ट अच्छे आते हैं तो पाकिस्तान को यही कोशिश करनी चाहिए कि हमारा अपना कोच हो जिसकी डेवलपमेंट पे भी नज़र हो, जिसकी इन प्लेयरों को भी जान पहचान हो। वो PSL में भी कोचिंग कर चुके हैं, तो वाई नॉट एक लोकल कोच, एक पाकिस्तानी कोच जो पाकिस्तान की क्रिकेट को आगे ले जाए। अच्छा, इनके ऊपर एक क्रिटिसिज्म ये बहुत ज़्यादा हो रहा है कि लाहौर कलंदर के लड़कों को मौका ज़्यादा मिलेगा, और कुछ हद तक ये बात समझ में भी आती है कि वो वहाँ इतना टाइम रहे हैं तो उन लड़कों को ज़्यादा अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन फिर बाकी के साथ थोड़ा अनफेयर नहीं हो जाएगा? होगा नहीं ऐसा, इसलिए कि आकिब काफ़ी फेयर आदमी है और उसने क्रिटिसिज्म भी बर्दाश्त किए, उसने मुश्किलात भी बर्दाश्त किए हैं। उसने बहुत से ऐसे प्लेयरों को जैसे बाबर और रिजवान, उनको भी हमेशा क्रिटिसाइज किया है। गो के अब थोड़ा सा उनका स्टाइल चेंज होगा। वो जो आप बात कह रहे हैं वो दिखा भी देते हैं नाज़रीन को, क्योंकि पहले उनका ये कहना था कि आपके जो 2 मेन बल्लेबाज हैं वो T20 में मैच तो आपको जिता नहीं पाते।
साथ साथ कहा कि ये तो वो प्लेयर्स हैं जो पावर प्ले में भी बड़ी हिटें नहीं लगा पाते। अब वो कह रहे हैं कि जिम्मेदारी निभाना भी आना चाहिए और ये दोनों आपके बड़े अहम खिलाड़ी हैं। बातें सुन के यूट्यूब और क्लिप्स जो है आपको दोबारा से माजी में ले जाते हैं और आपको बता देते हैं कि पहले आपका क्या नुक्ता है। बल्कि एक दफ़ा तो आकिब ने बहुत सा जुमला कहा था कि बाबर आजम को आउट ना करना फ़ायदा पहुंचाता है टीमों को, कि वो बहुत स्लो खेलते रहते हैं। बट दैट कुड बी अ स्ट्रेटेजी कि वो लंबा खेलते हैं तो उनको रहने दे, दूसरे एंड वाले को आउट करें। मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे इस चीज़ से है कि जबकि हम सबको पता है कि बहुत क्रिकेटिंग माइंड है, बड़ा अच्छा विजन है आकिब भाई का, लेकिन यहाँ पे जो असली प्रॉब्लम है वो ये है कि बिल्कुल चेंज हो गया ना स्ट्राइक रेट। इतना अहम नहीं है, जिम्मेदारी है, ओहदा संभालते ही उनका चेंज हो गया। स्ट्राइक रेट बिल्कुल वैल्यू करता है। आप आज देखें आजकल की टीमें किस कदर हायर स्ट्राइक रेट से 140 150 तो बहुत ही कॉमन होता जा रहा है। हमारे प्लेयरों का 120 से आगे नहीं बढ़ता। हमने मतलब अभी तक टोटल 11 दफ़ा 200 प्लस का टोटल किया। टीमों ने, इंडिया ने 40 दफ़ा। तो मतलब आप देखें ना कि T20 क्रिकेट किधर जा रही है। हम ज़्यादातर T20 क्रिकेट जीतते थे कि हमारे बॉलर 160 150 में भी आउट कर लेते थे। मोस्टली हमने ज़्यादातर टीमों को बॉल आउट किया है। लेकिन अब जाहिर है T20 क्रिकेट चेंज हो रही है। अब टीमें अपनी विकेटें भी संभाल के रखती हैं, हार्ड हिटिंग भी करती हैं, पावर प्ले का भी इस्तेमाल करती हैं। हम इन सारी चीज़ों में कमज़ोर हैं। तो बाबर आजम और रिजवान, अगर हमें उनके साथ आगे 2026 के T20 वर्ल्ड कप में जाना है तो हमें अभी डिसाइड करना पड़ेगा और उनको बताना पड़ेगा फायर अप और गेट फायर। वेरी वेल सेड। अच्छा, अब हम थोड़ी सी बात, क्योंकि आपने जिक्र छेड़ा है T20 में खेलने का तरीका, तो वो हम उससे बड़ा परेशान है कि हमारे बैटर्स बड़ा स्लो खेल रहे हैं, दुनिया एक अलग आ रही है, हम एक अलग डायरेक्शन में जा लेते हैं। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। Glad to have you back once again to Sports Room in conversation with our sports correspondent शाहिद हाशमी साहब। शाहिद साहब, पर टेस्ट शुरू हो गया, बॉर्डर गवास्कर सीरीज शुरू हो गई है और मुझे लगता है कि अब रीसेंट टाइम में टेस्ट क्रिकेट इससे बेहतरीन नहीं हो सकती। पर जहां ऑस्ट्रेलिया किसी को सांस नहीं लेने देता, अब इस वक्त उनकी सांस खुद अटक गई है। 150 पे आउट कर लिया हिंदुस्तान को, बट दे आर 67 for 7। क्या ज़बरदस्त बॉलिंग कराई है जसप्रीत बुमराह ने, बहुत कमाल की परफॉर्मेंस जा रही है। इंडिया की फास्ट बॉलिंग अब बहुत बेहतर हो गई और उनको जो आईपीएल से प्लेयर्स मिल रहे हैं और उनको जो ग्रूम कर रहे हैं 5 डे क्रिकेट के लिए थ्रू देयर एक ए लेवल क्रिकेट, इनमें से बहुत से लड़के अभी इंडिया की तरफ से ऑस्ट्रेलिया में दौरा कर रहे थे। तो और जिस तरह नीतीश रेड्डी को जिस तरह मॉर्नी मॉर्कल ने कहा कि वॉच आउट फॉर दिस प्लेयर, उसने आज बैटिंग करके साबित कर दिया। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपकी इग्नोरेंस जो होती है, आपको पता नहीं होता कि ऑस्ट्रेलिया में किस तरह टाइप की पिचें होंगी, आप नहीं खेले होते। लेकिन अगर आप वहां जाके फियरलेस क्रिकेट खेलें तो इस तरह का रिजल्ट आता है कि वो टॉप स्कोरर रहा अपनी 41 रन। जबरदस्त उसने बैटिंग की, उसने बॉलिंग भी अच्छी की। हर्षित राणा भी बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहा है। बुमराह का तो एक्सपीरियंस है ही। हर्षित राणा को मैंने केकेआर के लिए देखा था, इतना डेडली नहीं देखा। 10 फर्स्ट क्लास मैचेस हैं, ज्यादा एक्सपीरियंस भी ऐसा लेकिन उसने एक दो मैचों में बड़ी डेथ ओवर में बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी आईपीएल में। तो वो पॉइंट आउट करके रखते हैं कि ये हमारे प्लेयर हैं जिनको हमने रेड बॉल में भी ग्रूम करना है थ्रू ए बॉल क्रिकेट। और ए बॉल क्रिकेट से वो ए क्रिकेट में ले जाते हैं और वहां से ग्रूम करते हैं। तो आज इंडिया ने बड़ा हैरान किया, इसलिए कि बहुत से लोग कह रहे थे कि ये बड़ी वन साइडेड सीरीज होगी, इंडिया अंडर स्ट्रेंथ है, रोहित शर्मा नहीं है, विराट कोहली नहीं चल रहा, इंजरीज की प्रॉब्लम हारे हैं। लेकिन उन्होंने अपने बैट्समैनों के साथ ये जुल्म किया कि लो बाउंस और स्पिन ट्रैक बनाकर कि लो बाउंस पे अब उनके खेलने की आदत नहीं रही। ऑस्ट्रेलिया में वो 2 सीरीज जीते हुए हैं, उनको बाउंस पे खेलने की अच्छी आदत है। ऑल्दो कि वो 150 पे आउट हुए, लेकिन उन्होंने शानदार बॉलिंग करके इंडिया को टेस्ट मैच में वापस लाया। और यहाँ अगर इंडिया ने 60-70 रन की भी बढ़तरी ले ली, जो कि लग रहा है तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। अच्छा, अब यही बात है कि हम बार बार यही कह रहे हैं कि इंडिया अपने मुल्क में न्यूजीलैंड से जिस तरह से हारा है, कि एक तारीख न्यूजीलैंड ने रकम की थी, और उसके बाद यहाँ आकर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देना, ऐसे बाउंस बैक करना अभी तक, क्योंकि अभी गेम उनके कंट्रोल में नजर आ रहा है। नहीं, आज के दिन ने बता दिया, जो पहला दिन होता है सीरीज का, उसने टोन सेट कर दी कि आगे क्या होने वाला है। जो बहुत से लोग कह रहे थे 4-0 जीत जाएगा ऑस्ट्रेलिया या 3-1 जीत जाएगा ऑस्ट्रेलिया, या कोई कह रहा था 5-0 कर देगा, ऐसा नहीं होगा। मुझे लग रहा है कि सीरीज हर टेस्ट मैच में चेंज होती रहेगी, जाके आखिर में 3-2 पे जाके कोई एक टीम जीतेगी। कौन सी टीम जीतेगी ये मुझे अभी नहीं पता, लेकिन अब इस टेस्ट मैच के बाद डिफाइन हो जाएगा। ऑल्दो के नाइट बॉल क्रिकेट में जो सेकंड टेस्ट मैच है, ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत अच्छी है, लेकिन उसके बावजूद नाइट बॉल क्रिकेट में और एडिलेड में
कोहली का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, 4 उसकी सेंचुरियां एडिलेड में है, तो वहां जाके एडिलेड में अगर इंडिया ने जाके या तो 2-0 कर दिया या 1-1 कर दिया तो ये सीरीज बिल्कुल ओपन हो जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि इनके 3 की प्लेयर्स हैं अगर हिंदुस्तान ने अच्छा करना है। विराट कोहली जिनका 54 का एवरेज है ऑस्ट्रेलिया में, आपने खुद बताया एडिलेड में 4 ओवरऑल 6 सेंचुरियां हैं ऑस्ट्रेलिया में, और फिर दूसरे नंबर पे आज थोड़ा सा नजर आया पंत, जिस तरह से वो फाइट बैक कर रहे थे, रुके जिस तरह चेंज से कर देने वाला बिल्कुल। उसका छक्का आपने देखा था जी, क्या शानदार जो पैट कमिंस को 6 लगाया, उसके बावजूद वो एक गेम चेंजर है। और फिर तीसरा बुमराह। हाँ, ये दोनों टीमों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि उनके जो मेन फास्ट बॉलर हैं वो आगे तक जाएं। ऑस्ट्रेलिया अपने तीनों फास्ट बॉलर को, जो कि एज में बहुत ज़्यादा हैं, ऑल्दो उनके विकेट ने भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो एज में ज़्यादा है, तो वो रोटेट करेगा कि एक 3 बॉलर ने अगर पहले 2 टेस्ट खेल लिए तो फिर तीसरा टेस्ट एक बॉलर नहीं खेलेगा, उसकी जगह जो आएगा क्या वो उतना ही लीथल होगा या नहीं। लांस मॉरिस बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, बोलैंड उनका बहुत अच्छा बॉलर है, लेकिन इंडिया के पास एक जो मेन की फिगर है वो बुमराह है। अगर तो वो यहाँ पे 5 टेस्ट खेलता है, पिछली सीरीज में वो 5 टेस्ट नहीं खेल पाया था, अगर उसने यहाँ 5 टेस्ट खेले तो फिर इंडिया का बहुत ब्राइट चांस है। बहुत बहुत शुक्रिया, शाहिद हाशमी साथ थे। और कल मैंने आपको एक अफसोसनाक खबर दी थी, नज़ीर जूनियर साहब का इंतकाल हो गया है। उनके लिए हमने एक ट्रिब्यूट तैयार किया है, जाने से पहले वो आपको दिखाते हैं। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।